सड़क किनारे के उस पुराने पेड़ के नीचे वो पगली बैठी हुई थी। वो गर्भवती थी। उसके कपड़े फटे चिटे थे, बाल इतने उलझे हुए थे कि लगता था कि न जाने कितने दिनों से उसने बालों में कंघी नहीं की है। उसके चेहरे पर भी मैल की मोटी परत जमा हो गई थी। उसके हाथों में राम जी की एक मूर्ति थी। कभी वो पगली अपना सिर ऊपर करके पेड़ के पत्तों को देखती और कुछ बड़बड़ाती, और कभी अपने हाथों में पकड़ी राम जी की मूर्ति को देखती और उनसे बात करती। पेड़ फल नहीं, राम जी भूखे, पगली भी भूखी, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। ये कहकर वो जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती। राम जी भूखे, पगली भी भूखी। हंसते हंसते वो अचानक रुक जाती और फिर रोने लग जाती। कुछ पलों के बाद वो एकदम शांत हो जाती। सड़क किनारे से कई लोग गुजर रहे थे। कोई उसकी हरकतों को देखता तो उसे पगली पगली कहकर निकल जाता, तो कोई उसकी हरकतों को देखकर भी अनदेखा करता। किसी को उस पर दया आ जाती तो वो कुछ पैसे उसके आगे डाल देता। ये ले। पगली उन पैसों को अपने हाथों में उठाती और उसे गौर से देखने लगती, फिर उसे जमीन पर रख देती। कुछ देर बाद पगली की नजर एक बाइक पर गई। उस बाइक पर पंकज अपनी पत्नी रीमा के साथ बैठा हुआ था। पगली की नजर जैसे ही पंकज और रीमा पर गई, वो उठकर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब पकड़ पकड़ पकड़। पंकज और उसकी पत्नी रीमा की नजर जैसे ही उस पगली पर जाती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी बाइक की स्पीड तेज कर देते हैं। ये देखकर वो पगली एक पत्थर उठाती है और उसकी बाइक के पीछे दौड़ने लगती है। हालांकि उसने अपने दूसरे हाथ में अभी भी राम जी की मूर्ति पकड़ रखी थी। पगली लगातार उनके पीछे भागती है। अरे अरे, ये पगली तो हमारे पीछे ही पड़ गई। आप और स्पीड बढ़ाइए ना, कहीं उसके पत्थर से मेरा सिर न फूट जाए। पंकज अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ाता है और बहुत तेजी से वहाँ से निकल जाता है। गर्भवती पगली उनके पीछे पीछे भागते भागते नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से उसके घुटने छिल जाते हैं और उनसे खून बहने लगता है। यही नहीं, उसके नीचे गिरने से राम जी की उस मूर्ति का एक हाथ टूट जाता है। वो पगली ये देखकर जोर जोर से रोने लगती है। राम, राम। उसे अपने घुटने से निकलने वाले खून की परवाह नहीं है। उसे परवाह है तो राम जी की टूटी मूर्ति के हाथ की। वो उस मूर्ति को और उनके टूटे हाथ को उठाती है और फिर से सड़क पर भागने लगती है। कौन है ये पगली? इसका उस बाइक वाले से क्या रिश्ता है? क्यों वो उसे देखकर भागी? इसे जानने के लिए हमें वक्त के कैलेंडर पर थोड़े दिन पहले जाना होगा। उस पगली का नाम सीमा है। माँ देखो इस पागल ने क्या किया है, सारी की सारी सब्जी जला दी है इसने। दीपा की आवाज सुनकर उसकी माँ सुमित्रा देवी भागी भागी आई और अपनी बहू सीमा को आवाज देने लगी। सीमा, अरे ओ सीमा, कहाँ मर गई तुम? सीमा ने अपनी सास की आवाज तो सुनी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिस्तर से उठ सके। बहुत आवाज देने के बाद भी जब सीमा अपनी सास के पास नहीं गई, तो सुमित्रा देवी और उसकी बेटी दीपा उसके कमरे में गई और, बेशरम, यहाँ चिल्ला चिल्ला कर हमारा गला बैठ गया और तू यहाँ महारानी की तरह लेटी हुई है। उठ, चल उठ, तेरी सारी महारानी गिरी निकालती हूँ। ये कहकर सुमित्रा ने अपनी बहू सीमा के बाल पकड़े और उसे खींचती हुई उस कमरे में ले गई, जो कमरा कम टॉर्चर रूम ज्यादा था। वहाँ सुमित्रा और उसकी बेटी दीपा ने अपनी बहू सीमा को एक कुर्सी पर बिठा दिया और उसे कुर्सी से बांध दिया। सीमा इतनी कमजोर थी कि वो उनका विरोध ना तो शरीर से कर पा रही थी और ना ही मुंह से बोलकर। दीपा, चल लगा इसे करंट और ले मजा। अपनी माँ की बातों को सुनकर दीपा ने सुमित्रा के शरीर से करंट वाला तार सटाना शुरू कर दिया। जैसे ही करंट वाला तार सीमा के शरीर से छूटा, वो चिल्ला उठी, आओ आओ। कुछ देर बाद वो चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। उन दोनों ने उसे उसी हालत में छोड़ा और दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने फोन पर चिकन बिरयानी ऑर्डर की और चिकन बिरयानी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद सुमित्रा देवी के मोबाइल पर उसके बेटे पंकज और बहू रीमा का वीडियो कॉल आया। अरे बेटा, जब से तुम दोनों हनीमून पर गए हो हमें तो भूल ही गए हो। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम लोगों को भूल जाऊँ, ये हो सकता है क्या? तभी दीपा ने अपने भैया से पूछा कि भैया, रीमा भाभी कहाँ है? जल्दी से तुम लोग आ जाओ ना, और जो काम बाकी रह गया उसे खत्म करो। वैसे भैया, तुमने जैसा कहा था हम दोनों हर दिन वैसा ही कर रहे हैं। उस भिखारन को हर दिन 2 टाइम बिजली का करंट हम दे रहे हैं। सीमा के ससुराल वाले